So a rod hanged at one end and suspended by a thread at other end is shown in equilibrium. If torque acting on rod due to tension in string is K with respect to center of rod. Means with respect to center of rod means axis is passing through the center of rod. Then what is the weight of the rod? What is the weight of the rod? ये एक सपोर्ट है और इससे एक सेकंड यार डायग्राम बना दूं मैं, फिर तुम सॉल्व करते रहो। ये सपोर्ट है, सपोर्ट से एक रॉड कनेक्ट करी हुई है, ये रॉड है और इस रॉड को एक और सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ एक सपोर्ट है, इससे भी कनेक्ट किया हुआ है और ये रॉड इक्विलिब्रियम में। और लेंथ ऑफ द रॉड आपको L दिया है। दिस इज द सेंटर, लेंथ ऑफ द रॉड इज L। चलिए सॉल्व करिए। सर ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है ना? हाँ, मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ कि जो वेट होगा रॉड का, 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट पिक कर लीजिए। दैट इज इक्वल टू K, weight of the rod is equal to 2K, K by L, 2K by L, it's 4K by L, or weight is none of these. चलिए जो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी आपने किया था एग्जैक्टली उसी के ऊपर। यहाँ कांटेक्ट है ना, इसको ऐसे लेकर एक कांटेक्ट मान लो, ये ऐसे कर कर कांटेक्ट है, इसने इसे बैलेंस किया हुआ है, तो यहाँ भी एक नॉर्मल रिएक्शन जाएगा। ये हिंट शायद आपके काम आता है बहुत। एक मिनट और है, सॉल्व करो वरना फिर मैं करता हूँ। कोई आंसर नहीं है।
कोई आंसर नहीं। देखिए सुनिए, देखो सीधी सी प्रॉब्लम है। आपने याद है क्लास में हमने किया था, रॉड है और उसमें हमने दो यहाँ सपोर्ट्स लगा रखी हैं, बिल्कुल उसी तरह की प्रॉब्लम है। इस रॉड पर पहले देखिए फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी। रॉड का वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा विच इज mg। एक नॉर्मली एक्शन यहां से एक्ट कर रहा है, एक टेंशन ये एक्ट कर रही होगी। रॉड ना तो रोटेट कर रही है ना ट्रांसलेट कर रही है, तो आप कह सकते हो रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसे तो मैं रब कर देता हूं। तो अगर मैं रॉड का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लूं, तो जैसे ही आप रॉड का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लोगे, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? दोनों फोर्सेस मिलके वेट को बैलेंस कर जाएंगी। नॉर्मली एक्शन प्लस टेंशन इज इक्वल टू वेट। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेते हैं, अबाउट सी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट सी, तो ये जो सी पॉइंट है ना सेंटर, इसके अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम आप कैसे लोगे? देखो, ये नॉर्मली एक्शन इसे रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज, टॉर्क रोटेट कराएगी एंटी क्लॉक, टेंशन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों रोटेशंस इक्वल होने चाहिए। तो नॉर्मली एक्शन का क्या आएगा? नॉर्मली एक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेंटर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l/2। टेंशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l/2, तो आप लिख सकते हैं n into l/2। भाई ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो नेगेटिव, टेंशन into l/2, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है पॉजिटिव, विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा t into l/2 इज इक्वल टू n into l/2। l/2 से l/2 कैंसिल हुआ, टेंशन एग्जैक्टली नॉर्मली एक्शन की इक्वल है। तो अगर इसे मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं नॉर्मली एक्शन की जगह टेंशन, तो टेंशन और वेट में रिलेशन मिल जाएगा। तो 2 को आप 1 में रख दीजिए। तो आप जब 2 को 1 में रखोगे, सो यू विल गेट t प्लस t इज mg, 2t इज mg, इट्स mg by 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। टेंशन आ गई। अब आपको टेंशन दी हुई है, टेंशन की वजह से टॉर्क दी हुई, वो कह रहा है वेट को के की टर्म्स में कन्वर्ट करके रखना है तभी कोई ऑप्शन मैच करेगा। तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन कितना था? टॉर्क ड्यू टू टेंशन कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा। टेंशन की वजह से टॉर्क कितनी है? टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस t इंटू l/2। और ये कितना दिया हुआ है? k दिया हुआ है। दिया है क्वेश्चन के अंदर की टेंशन जो टॉर्क अप्लाई करेगी वो k है। इसे मैं कह देता हूं फोर्थ इक्वेशन। टेंशन आप कैलकुलेट कर चुके हैं, mg/2 है, 3 को 4 में रख दीजिए। So it's mg/2 into l/2 is equal to k। mg आ गया 4k/l। देखिए ये न्यूमेरिकल टफ नहीं है, कोई स्टेप टफ नहीं है, बस प्रॉब्लम होती है स्ट्रैटेजी बनाने में कि शुरू कैसे करना है और कहां तक लेकर आना है। तो बहुत बेस्ट तरीका होता है बैकवर्ड्स जाओ, तुम्हें जो कैलकुलेट करना है ना उससे सोचो कि तुम कैसे क्या क्या लेकर आ सकते हो। इतना लिखिए, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, शायद कुछ और बेटर समझ में आया आपके। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, बस मैं फोर्सेस बढ़ाता चला जाऊंगा। ये समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट एटलीस्ट ट्राई करना, तो तुम लोगों ने शायद कोशिश भी नहीं करी। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर डिस्कस करते हैं उसे। और हम मिक्स करेंगे, कभी इक्विलिब्रियम आएगा, कभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, कहीं वर्क डन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो ये मिक्स क्वेश्चंस होंगे। डन सर। सो नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड। नेक्स्ट वाला आप करोगे, नेक्स्ट वाले में मेरी कोई हेल्प मत लेना।
नेक्स्ट करके दिखाओगे आप लोग। हो गया? हमेशा ना न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले स्ट्रैटेजी बनाया करो। स्ट्रैटेजी में बहुत हेल्प मिलती है इस चीज से कि क्या गिवन है, और ऑप्शंस दिए हो तो कम से कम ये अंदाजा लग जाता है कि किन की टर्म्स में आंसर आएगा। फिर आप अपने स्टेप्स डिसाइड कीजिए, फिर स्टार्ट करिए। और अक्सर जो समझदार लोग होते हैं वो एक टाइप की स्ट्रैटेजी बनाते हैं न्यूमेरिकल्स में, और देखते हैं कि कहां तक वो स्ट्रैटेजी कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकती है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं। ये आपको एक रॉड दी, सो ये नाइफ एजेस है, बेसिकली दो सपोर्ट्स हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। मैंने क्लास में कराया है क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ बस। ये ए और ये बी, इस एंड से जो सेपरेशन है यहाँ तक का, दैट इज एक्स। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, दैट्स N1। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, दैट इज N2। और यहाँ जो सेंटर है, सेंटर पर वेट एक्ट कर रहा होगा, mg। ये जो सेपरेशन है, दैट इज L/2। तो आप इसे लिख सकते हैं, अ रॉड इज रेस्टिंग on two knife edges as shown. Mass of rod is capital M. One end of rod आप थोड़ा सा जरा इस न्यूमेरिकल्स को सीख जाओ ना, तो एक टॉपिक सिखाना है मुझे, टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या होता है रोटेशन में, लेकिन टॉपलिंग के लिए ये सब चीजें आपको बहुत ढंग से आनी चाहिए। Find normal forces acting on rod at both ends. M is 20 kg, L is 1 meter, X is 0.2 meter, G is 10 meter per second. It's 10 meter per second square. तो ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ आपको, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं इसने। जैसे एक दिया है 100 न्यूटन और दूसरा भी दिया है 100 न्यूटन। तो कहता है नॉर्मल रिएक्शंस हैं 150 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन है 75 न्यूटन एंड 125 न्यूटन। और फोर्थ है कि इनमें से कोई भी नहीं। करिए सॉल्व और बताइए क्या है। अरे इसे तो कर लो, ये तो आसान है यार।
तरफ थोड़ी ना। कोई आंसर नहीं है अभी भी। आप लोग कर रहे हैं, मैं सॉल्व करूं? सर 1 मिनट। सेकंड सर। सर 1 मिनट। ठीक ठीक ठीक। सर ए। ए आ रहा है, ओके। देखते हैं मरियम का आंसर आया, राहिब का आंसर आया, ओके। और आंसर 1 मिनट और आंसर्स लूंगा, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। नहीं भाई, करेक्ट जो आंसर है ना दैट इज सी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। करेक्ट इज सी। सो ये राहिब का आया था। बाकी सब तो गड़बड़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ। देखिए सुनिए, तो यहाँ पर दो तरह के इक्विलिब्रियम होंगे, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नॉर्मली एक्शंस हैं, नीचे वेट एक्ट कर रहा है। सो दिस इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। It's N1 plus N2 which is equal to mg. That's first equation. ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम आप सेंटर के अबाउट ले लीजिए। तो सेंटर के अबाउट रोटेशनल आप किसकी वजह से लेंगे? N1 की वजह से लेंगे, आप C की वजह से लेंगे और आप N2 की वजह से लेंगे। तो टोटल जो लेंथ है दैट्स 1 मीटर। दिस वुड बी 0.5 मीटर एंड दिस इज 0.5 और ये गिवन है आपको 0.2, तो ये 0.3 मीटर। तो जब आप रोटेशनल जब आप इक्विलिब्रियम लेंगे, तीन फोर्सेस है, एक N1 है, एक mg है, एक N2 है, तीनों की वजह से टॉर्क ले लीजिए, जीरो आनी चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो N1 multiplied by 0.3 with a negative sign plus N2 multiplied by 0.5 with a positive sign। और भाई ये mg तो वेट है, वेट की वजह से तो कोई टॉर्क होगी नहीं क्योंकि ये तो सेंटर से ही पास हो रहा है, तो इट्स 0 is equal to 0। सो आपको यहां से ये मिल गया that n2 into 0.5 is equal to n1 into 0.3। that's equation number 2। बस आपका इतना काम है, दो इक्वेशंस को सॉल्व कर कर n1 into कैलकुलेट करना। सो अगर मैं काम करूं, यहां से मैं निकाल देता हूं कि n2 कितना आ जाएगा। N2 आ जाएगा N1 into 0.3 by 0.5। 0.5 is half, तो ऊपर चला जाएगा। It's N1 into 0.3 into 2। तो N2 है 0.6 into N1। इसे सेकेंड कहते हैं, इसे नहीं। N2 की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो अगर मैं 2 को 1 में रख दूं, so this is N1 plus 0.6 N1 is equal to mg। m देखिए आपको गिवन है 20 दिया हुआ है,
सो इट्स 20G. तो ये आ गया 1.6 N1 is 200. N1 आ गया it's 200 by 1.6. ये क्या आंसर? So N1 is 4 और ये आ गया 500. It's 500 by 500 by 4 का मतलब it's 250 by 2 which is 125 न्यूटन. दोनों का सम 200 आ रहा है. N1 plus N2 है ना 20G, तो 20 into 10. अगर N1 आ गया 125, 200, so your N2 is 75. दो ऑप्शन से, एक 125 न्यूटन, एक 75. इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. So कौन सा ऑप्शन था? शायद सी सही था ना. जी, दोनों का सम कर देते हैं. बिल्कुल भाई, आया सबको? यस सर. बस एक आखिरी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर, इसे तो करके दिखाओ. सेम लॉजिक है भाई. नेट तुम्हें दो तरह, देखो हर क्वेश्चन में एक ही तरह से तो जा रहा है. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लेना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेना है. तुम लोग गलती ये करते हो, नंबर ऑफ फोर्सेस पहले डिसाइड किया करो, एक्सिस डिसाइड किया करो, फिर कहानी बहुत आसान है. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दो वॉल्स बना के दे रहा हूं आपको. ये दो वॉल्स हैं और ऐसे करके एक रॉड रखी हुई है. इस तरह का आपने क्वेश्चन क्लास में करा. एक लैडर वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था. थोड़ा सा उसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं. सो दिस इज वॉल 1. क्वेश्चन में इसे वॉल 2 कहेगा. कोई एक स्मूथ होगी, किसी एक में कुछ फ्रिक्शन होगा, और ये वॉल में फ्रिक्शन है, फ्लोर पे. थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा के रखते हैं. ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो होगा दैट 6 डिग्री गिवन. इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, ये डी गिवन. तो कहता है अ रॉड, डायग्राम देख के घबराना मत, बिल्कुल वैसा ही है जो आपने अभी लास्ट जो दो क्वेश्चंस करे, बिल्कुल उसी तरह से. स्ट्रैटेजी पर ध्यान दो, नंबर ऑफ फोर्सेस सोचो, एक्सिस सोचो जिसके अबाउट इक्विलिब्रियम होगा. बस डायग्राम देखकर मत घूमना कि ये क्या हो गया. सर इस वॉल के बाद क्या लिखा है? If wall, sorry, wall 1 is rough and wall 2 is smooth, then find coefficient of friction between. सर
रॉड जो है ग्राउंड से ऊपर है थोड़ा। हाँ, ग्राउंड से ऊपर, तो जो भी फ्रिक्शन होगा ना वो वॉल की वजह से आएगा, ग्राउंड से। इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि ये ग्राउंड पर है या ग्राउंड से ऊपर है। नॉर्मली एक्शन के डायरेक्शन, फ्रिक्शन के डायरेक्शन सब डिपेंड करता रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए आपको, ऑप्शंस गिवन है। पहला है इट्स √3, दूसरा है इट्स 2√3, तीसरा है इट्स √2, चौथा है नन ऑफ दिस। चलिए करिए। करिए, सॉल्व करके दिखाइए क्या है। पहले फोर्सेस लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिस डिसाइड करो टॉर्क के लिए। पहले ढंग से नंबर ऑफ फोर्सेस मार्क करना कि एक्चुअल में फोर्सेस एक्ट कितनी कर रही है। सर रॉड के मास की जरूरत नहीं होगी? शायद नहीं होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए ना, हो सकता है बिना उसके काम चल जाए। नहीं दिया तो हो सकता है कि बिना उसके काम चल जाए। मैं आप सॉल्व कर रहे हैं, मैं करूं? हमदा, राहिब, हो रहा है?
हमदा का आंसर सही है, राहिब आप गड़बड़ कर रही हैं, हमदा का ठीक है। और कोई आंसर? भाई आंसर्स टाइप करना। फातिमा कुछ आया आंसर? अलीना का ठीक है। देखिए सुनिए, अलीना का और हमदा का ठीक है। 2√3 is the coefficient of friction। देखिए इस पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी, पहले देखिए फोर्सेस। रॉड कांटेक्ट में है वॉल 2 के साथ, तो वॉल नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा वॉल पर, दैट इज N2। वॉल कांटेक्ट, ये रॉड कांटेक्ट है वॉल 1 के साथ, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, इट्स N1। ग्राउंड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है तो कोई नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नहीं जाएगा। रॉड का वेट होगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट कर रहा होगा, एंड दैट वेट इज mg। इस रॉड की टेंडेंसी होगी कि नीचे चली जाए, तो ऊपर एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, दैट्स फ्रिक्शन, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो हर न्यूमेरिकल की तरह यहां भी हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। ढंग से देखो कहां आप गलत कर रहे थे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अब यहाँ x और y दोनों एक्सिस के लॉन्ग फोर्स है, पहले हम x एक्सिस के लॉन्ग सॉल्व कर लेते हैं। x के लॉन्ग एक फोर्स N1 है, एक फोर्स N2 है, तो आप लिख सकते हैं दैट N1 is equal to N2, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम y एक्सिस के लॉन्ग, देखिए एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, एक वेट एक्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब फ्रिक्शन वेट को बैलेंस कर जाए, और फ्रिक्शन किस नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, N1 पर। तो आप लिख सकते हैं म्यू N1 is equal to mg, दैट्स सेकंड इक्वेशन। तो अगर आप किसी तरह से N1 निकाल लेना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, म्यू आ जाएगा। अब आ जाइए आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक काम करो, एक्सिस कहीं से भी पास करा दो। अगर मैं यहां से एक्सिस लेता हूं तो सिर्फ N2 की टॉर्क 0 होगी। अगर मैं C से एक्सिस लेता हूं तो वेट की टॉर्क 0 होगी। अगर मैं यहां से एक्सिस लेता हूं तो दो टॉर्क 0 हो जाएंगी। अच्छा है ना, इक्वेशन छोटी बनेगी। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इसको P दे देते हैं। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट P। तो जब आप P के अबाउट, हाँ हाँ, सर ये हमने N1 ऊपर क्यों नहीं लिया था? इसलिए नहीं लिया ना, ग्राउंड के साथ तो कांटेक्ट नहीं है, वॉल के साथ कांटेक्ट है। ये वॉल है, ये रॉड है, तो नॉर्मली एक्शन तो वॉल के परपेंडिकुलर हो। तो वो नीचे नहीं था। नहीं देखो ऊपर उठा के, और किसी ने पूछा भी था मुझसे कि ग्राउंड को टच कर रहा है या नहीं कर रहा। ग्राउंड को टच नहीं कर रहा, ऊपर है। Yes, sir. तो जब आप P के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेंगे तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स तो P से पास हो रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। N1 P से पास हो रहा है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। mg नहीं पास हो रहा, ये डिस्टेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये तो डिस्टेंस मिड पॉइंट पर होगा, इस डिस्टेंस को आप अज्यूम कर सकते हैं। भाई यहां तक बताइए, मुझे कुछ परेशानी किसी को? नो सर। तो देखिए ये आ गया d/2। अब परेशानी आएगी इसके साथ, ये वाले डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस N2 और P के बीच का। कोई बता सकता है ये कितना होगा? ये वाला मतलब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? देखो ये दिया राइट एंगल ट्राइंगल मान लो, उसमें बेस पता है, तुम्हें एक एंगल पता है,
तो tan थीटा आ जाएगा। मैं इसको यही निकाल देता हूँ, इसको मैं कुछ कह दूँ, इसे मैं y2 कह देता हूँ। tan 60 होगा y2 डिवाइडेड बाई d, ये d है। tan 60 होता है √3 is y2 by d, y2 लिख दीजिए d√3। सो प्लस P के अबाउट इसकी वजह से फ्रिक्शन 0, इसकी वजह से टॉर्क 0, mg की वजह से आएगा mg मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस डिवाइड। अब वेट कैसे रोटेट कराएगा, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं, प्लस n2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है y2 कितना आया था d√3 इज इक्वल टू 0। और देखो ये n2 इसको ऐसे रोटेट कराएगा, दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, वेट इसको ऐसे रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ये सेंस ऑफ रोटेशन डिसाइड करना सिखाया था क्लास में कि पेन पकड़ो और उसके ऊपर फोर्स लगा के देखो। तो यहां से आप n2 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 0 हो गया, 0 हो गया, इसे राइट में ले जाओ। सो n2 into d√3 is mg into d/2। सो d से d कैंसिल हो गया, n2 आ गया, इट्स mg by 2√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब n2 n1 के इक्वल है, which is mg by 2√3। इसे मैं जाओ 4 कह देता हूँ, 4 को उठाकर 2 में रख दो, म्यू आ जाएगा। तो 4 को अगर मैं 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये मिलेगा आपको, म्यू n1 था, n1 है mg by 2√3, तो म्यू mg by 2√3 इज इक्वल टू mg। ये देना यहाँ पर mg के इक्वल, सो mg से mg कैंसिल हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया 2√3। बताइए भाई, क्लियर है? अभी भी कोई प्रॉब्लम है? ये बिल्कुल लैडर वाली जो प्रॉब्लम आपने करी थी क्लास में उसकी तरह था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था? बी था। इसे लिखिए, इतना हो जाए मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं। तो इतना लिखा आप लोगों ने? सर एक मिनट। डन। सो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब एक तरह के बहुत हो गए, अब कुछ मैं एंगुलर मोमेंटम यूज करूंगा। सो एंगुलर मोमेंटम के लिए एक तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं r क्रॉस p, दूसरा आप ये भी यूज कर सकते हैं L is r, तीसरा आप ये भी यूज कर सकते हैं r परपेंडिकुलर p। So you have a particle of mass m = 4 kg, and
moving with constant velocity of 2 meters per second parallel to x-axis as shown. Initially, it is at a distance of 3 meters from origin. Find the angular momentum of particle. ये तो बड़ा आसान है, ये तुम सबसे हो जाएगा. देखो अब तक एक आधी आंसर सही थे तुम्हारे, ये सबका आना चाहिए. With respect to origin at फर्स्ट पार्ट है, दो अलग अलग टाइम पर है, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 3 सेकेंड्स. डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं. कोशिश करना यहां कोई गड़बड़ ना हो. ये 30 डिग्री है, ये 4 kg का पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है 2 मीटर पर सेकेंड, ये यहां से यहां तक 3 मीटर दिया हुआ है. ये पूरा ऑप्शंस दिए. फर्स्ट ऑप्शन है 10 मींस फर्स्ट पार्ट का 10, सेकंड पार्ट का भी 10, फर्स्ट पार्ट का 12, सेकंड पार्ट का 36, थर्ड पार्ट का भी 12, फोर्थ पार्ट का भी 12, और हो सकता है आपका कोई भी मैच ना कर. ये तो आसान है, बहुत ही आसान. हाँ जी बताइए, आया कुछ? अरे कोई आंसर नहीं आया? तुमसे सीधी सीधी चीजें नहीं. ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूले भी ऊपर लिख दिए मैंने. नहीं हो रहा सॉल्व, ये भी मैं करूं?
तुम लोग कुछ नहीं करते। सुनो, अब तुमसे फॉर्मूला भेज दिया था फर्स्ट पार्ट। पार्टिकल यहां है, t इक्वल टू 0। एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन होता है r परपेंडिकुलर इंटू p। p का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन। फातिमा, मोमेंटम बताओ, मोमेंटम कितना है? फातिमा, मोमेंटम कितना है? अच्छा, मोमेंटम भी याद नहीं। मरियम, मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? 8 सर। जी, मोमेंटम कितना है? 8। 8। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास है 4 kg। सर मुझे ये नहीं पता चला था कि एंगुलर, इसके आगे आपने मोमेंटम लिख, आर परपेंडिकुलर इंटू p होगा। अब आपको चाहिए आर परपेंडिकुलर, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम है, ये ओरिजिन है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, ये निकाल दो। ये 30 दिया है, ये हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर से याद है, सिंपल यहां से निकाल दो भाई, साइन 30 हो जाएगा। इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, आर परपेंडिकुलर, इट्स आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 3। आर परपेंडिकुलर आ गया 3 sin 30, इट्स 3/2। वैल्यू रख दो यहाँ, आर परपेंडिकुलर भी पता है, भी पता है, तो ये आ गया 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये कैंसिल हो गया, ये 12 आ गया। चलो फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट देखो क्या होगा। सोचो जरा सा सेकंड पार्ट के बारे में, 3 सेकंड के बाद क्या होगा। अब मुझे आंसर्स दिखे सबके, तो सेकंड पार्ट इजी, अगर आप थोड़ा बहुत भी सोचेंगे हो जाएगा आपसे। 3 सेकंड के बाद क्या होगा? सेकंड पार्ट का आया किसी का कुछ? अच्छा ये बताओ, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी चेंज होगी या सेम रहेगी? पढ़िए जरा क्वेश्चन। सेम रहेंगे सर। सेम रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आफ्टर 3 सेकंड्स, भाई देखो ऐसे सोचो, एक्सप्रेशन है ना, L इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू p। अच्छा ठीक है फातिमा, देखो L होता है आर परपेंडिकुलर इंटू p, एंगुलर मोमेंटम, p मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मास 4 kg, वेलोसिटी 2/8 हो गया। अब आपको लाइन ऑफ मोमेंटम और ओरिजिन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मान लो आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए sin 30 यूज करो, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 3 है, तो आर परपेंडिकुलर आ गया 3/2। वैल्यू रख दीजिए, इट्स 3/2 into p which is 8, it's 12 kg मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड्स के बाद चाहिए, 3 सेकंड्स के बाद क्या होगा? L है r परपेंडिकुलर into p, तो 3 सेकंड्स के बाद मोमेंटम तो चेंज नहीं हो रहा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो मोमेंटम तो सेम रहेगा। पार्टिकल यहां आ गया, स्ट्रेट लाइन में था, यहां चला गया, t इक्वल टू 3 सेकंड्स पर। अब आपको ये सोचना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ क्या होगा, सेम रहेगा या चेंज हो रहा है, जरा देखकर बताइए। जब ये यहां आ गया पार्टिकल 4 kg का, तो आर परपेंडिकुलर सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। सेम है, लाइन ऑफ मोमेंटम तो सेम है, लाइन तो चेंज नहीं हो रही, आर परपेंडिकुलर भी सेम है, 3/2 दैट मींस एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। तो वो ऑप्शन जिसमें दोनों पार्ट्स के आंसर्स 12 दिए थे सही है। लिखो इसे, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे इसी तरह का। भैया आया आप लोगों के समझ में? इतना लिख लो तो मुझे बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
चलो गुड, लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, ये जरा सा सॉल्व करके बता दो मुझे। दिस इज x axis, this is y axis. चलिए करेक्ट ऑप्शन पिक कीजिए। फिगर ड्रॉ करके दिया हुआ है, सीधा सा क्वेश्चन है। अगर लास्ट वाला आपको समझ में आया था तो ये भी होना चाहिए। जी फातिमा। करिए, सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर बताइए। अरे ये तो, उसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ तुम्हारा लॉजिक है। अगर लास्ट न्यूमेरिकल से कोई लॉजिक डेवलप हुआ था तो वो यहाँ यूज हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, क्या आ रहा है ऑप्शंस? लिखना शुरू करो ऑप्शंस अपने। हमदा का करेक्ट है। और और किसी का? मरियम का भी ठीक है। हमदा और मरियम का ठीक है। और भाई देखो बाकी लोग,
वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस भाई एंगुलर मोमेंटम होता है इट्स आर परपेंडिकुलर इनटू पी, मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम तो चेंज नहीं कर रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बचा आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, ये ओरिजिन है, ये आर परपेंडिकुलर होगा। भाई बॉडी कहीं भी चली जाए, यहां जाए आगे, इधर से कहीं भी जा रही हो, अगर ये इसी लाइन के अलोंग मूव कर रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ये भी सेम है, ये भी नहीं चेंज होने वाला, ना ये चेंज हो रहा है ना ये चेंज हो रहा है, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो करेक्ट आंसर ये, ना मोमेंटम चेंज हुआ ना आर परपेंडिकुलर चेंज हुआ, तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। चलिए आज से यहीं छोड़ेंगे, अभी नेक्स्ट वीक भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तब तक हम क्लास में ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लेंगे, तब तक ग्रेविटेशन चल रहा है, हम इसी से रिलेटेड चीजें करते रहेंगे, जब क्लास में ग्रेविटेशन कंप्लीट होगा तो फिर यहाँ हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, साथ साथ रिवीजन भी होगा रहेगा। फातिमा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यहीं छोड़ूंगा नेक्स्ट क्लास।